हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर सेकंड यूनिट फर्स्ट का आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये 2 पार्ट्स में आएगा। और आज का जो टॉपिक है वो मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि बड़े राइटर्स हुए, बड़े हिस्टोरियंस हुए हैं, उन्होंने इंडिया के जो स्ट्रगल है, ठीक है, उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू पे प्रोजेक्ट किया है ना। पर सबसे पहले आप एक चीज़ जानिए, हिस्टोग्राफी कि क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर जानिए। मेरा थोड़ा गला ख़राब है इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा अच्छे से बोलूँ। तो हिस्टोग्राफी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर आप हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन की स्टडी करते हैं। अब हिस्टोग्राफी मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। आपने टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा। टीपू सुल्तान मैसूर किंगडम के राजा थे, ठीक है। और टीपू सुल्तान के बारे में आपने पढ़ा और फिर उसके बाद आपने अपनी इंटरप्रिटेशन टीपू सुल्तान के बारे में लिखी, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू टीपू सुल्तान के बारे में बताया। बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है महबुल हसन, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान लिखी है और इसमें इन्होंने बताया है, कहा है कि लोग इन्हें फर्स्ट इंडियन नेशनलिस्ट कहते हैं और मैटायर फॉर फ्रीडम, इंडियाज़ फ्रीडम। ये बिल्कुल ही गलत बात है। इसका इन्होंने ये बात कहकर जवाब दिया कि टीपू सुल्तान एक किंगडम को चलाते थे और उनका ये काम था कि वो अपने किंगडम को प्रॉस्परस रखें। लोग वहाँ पर, लोगों को जॉब मिले वहाँ पर कृषि बहुत अच्छे से हो, लोग अच्छे से जीवन जिए, ये उनका काम था। और जब वो हार भी गए तो एक राजा का फ़र्ज़ बनता है कि वो हार गया है पर वो झुके ना, और टीपू सुल्तान ने वैसा ही किया जो उसका फ़र्ज़ था। हम ये नहीं कह सकते टीपू सुल्तान एक नेशनलिस्ट था, इंडियन नेशनलिस्ट था, क्योंकि उस समय ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था। लोग बटे हुए थे, किसी को ये नहीं था कि नहीं ये हमारा देश है, किसी को नहीं, सब अपने किंगडम को बचाने में लगे हुए थे। तो ये आप कह ही नहीं सकते हैं। तो हिस्टोग्राफी वही होती है। क्या होती है हिस्टोग्राफी? जहाँ पर हम स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन की, जो कि मैंने इस एग्जांपल से पूरा तरीके से क्लैरिफाई कर दिया। अब 4 अप्रोचेस क्या थे जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर आप देखते हैं, है ना, 4 भागों में बटा है, लोगों के 4 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उसके अलावा कई पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, ठीक है। तो पहला तो है कॉलोनियल और उसका दूसरा नाम है इम्पीरियलिस्ट, ठीक है। दूसरा है नेशनलिस्ट, तीसरा मार्क्सिस्ट एंड चौथा सब एल्टर्न, ठीक है। ये 4 अप्रोचेस हैं और ये 4 अप्रोचेस आज हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलोनियल अप्रोचेस की। 19th सेंचुरी में कॉलोनियल अप्रोच का बड़ा बोलबाला था भारत में। अब ये 2 सेंसेस में यूज़ किया जाता है कॉलोनियल अप्रोच। पहला तो जब आप कॉलोनियल कंट्रीज़ के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, वो हो गया। और दूसरा, जब आप जो वर्क्स हैं कॉलोनियल कंट्रीज़ के, है ना, उनकी आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, वो होता है, ठीक है। अब कॉलोनियल कंट्रीज़ के बारे में जो हिस्ट्री होती है वो कॉलोनियल ऑफिशियल्स ही लिखते हैं। वो ये बताते हैं कि हमें जो है, हमारा जो डिज़ायर है दूसरे देशों में डोमिनेशन का है, वो जस्टिफाई भी करते हैं कि हम जो रूल कर रहे हैं वो सही है। और ब्रिटिशर्स ने ना जस्टिफाई भी किया। ब्रिटिशर्स आए, कहे कि देखिए भारत उस समय जो है वो स्टैग्नेंट सोसाइटी था, मतलब स्थिर था, वहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। हमने बहुत ग्रोथ किया, हमने ऐसा ग्रोथ किया कि भारत के लोग जो है ना, ना तो उनको एजुकेशन मिल पाई, है ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था उस समय, हमने सब ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से वो ग्रोथ देकर गए और इस तरीके से जस्टिफिकेशन देते हैं वो अपने रूल का, जो कि उन्होंने भारत में किया कि हमने भारत को बहुत कुछ दिया है। तो इस तरीके से कॉलोनियल अप्रोच होता है और वो ये सारी चीज़ें जो हैं जस्टिफाई करते हैं। इसीलिए इसमें कहा भी गया है कि जो इंडिजीनियस सोसाइटी है, उनकी जो कल्चर है, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं वो लोग, और अपना जो कल्चर है, उनका जो वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ की वैल्यूज़ है, ग्लोरिफिकेशन उसको कहते हैं, कि जो हमारा एम्पायर है, हमारा कॉलोनियल एम्पायर है, उसको प्रेज़ करते हैं, ठीक है। और जो बहुत सारे
हिस्टोरीज़ जो हैं इंडिया की लिखने वाले जो कॉलोनियल ऑफिसर्स थे, ठीक है, उसमें से जेम्स मिल्स आते हैं, माउंट स्टॉट आते हैं, एल्फिंस्टन आते हैं, पिंसेट स्मिथ आते हैं। इन्होंने इस तरीके का जो कॉलोनियल हिस्टोग्राफिकल ट्रेंड है वो चलाया। कई नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी अब क्या होती है, देखिए नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी में, देखिए आप जानते हैं कि 1947 में जब इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ तो किस बेसिस पे अलग अलग हुआ था, वो रिलीजन के बेसिस पे। तो यहाँ पर जो नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी में क्या होता है कि लोगों को उनके रिलीजन, उनके कास्ट या उनके लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, है ना, कि कौन किस तरीके से बात करता है, या उनकी जो क्लास डिफ्रेंशिएशन है। आप जानते हैं कि अगर हम हिंदुज़म की बात करते हैं तो वो 4 क्लासेस में बँटा है, ठीक है। तो इस तरीके जो डिफरेंसेस हैं तो लोग उसको ये जो है यूनिफाई करते हैं, मतलब हम सब यूनाइट हैं। हम भले ही किसी अलग रिलीजन से आते हैं, किसी अलग कास्ट से आते हैं, ये हमारा लैंग्वेज अलग है, पर हम सब एक हैं। ये नेशनलिस्ट जो हिस्टोरियंस थे उनका मेन थीम था, मेन अप्रोच था, इस तरीके से वो सोचते थे। पर मज़े की बात ये है कि 1947 के पहले ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। 1947 के पहले सिर्फ वो एंशियंट और मिडीवियल पीरियड की हिस्ट्री के बारे में ही लिखा करते थे। पर 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में उन्होंने कई जो इकोनॉमिक तौर पर जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा, जैसे दादा भाई नारोजी ने बहुत ही अच्छी एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको इससे पता चलेगा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा, ठीक है। और बहुत मतलब दादा भाई नौरोजी ने क्रिटिसाइज़ ब्रिटिशर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। और एम.जी. रनाडे हो गए, जे.के. गोखले हो गए, और बहुत सारे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस भी थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, आर.सी. मजूमदार एंड ताराचंद। जवाहरलाल नेहरू की मैंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पहले ही बता दी थी, 1944 में ये लिखी गई और 1946 में से पब्लिश किया गया था। सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आपको भारत के बारे में पता चलेगा, तो इसे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बुक है ये। फिर आता है मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी। मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी आप तो क्लासिक बुक से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी में आप याद रखिएगा, जो मार्क्सिस्ट लोग होते हैं वो लोगों के बारे में बात करते हैं। वो ये बात करते हैं कि किस तरीके से लोगों के क्या राइट्स हैं, और ये बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है सभी को कि नहीं दे रही है, सभी को एक जैसे, सभी लोगों को एक जैसे ट्रीट करना है। ये होता है मार्क्सिस्ट अप्रोच, ठीक है। अब दो राइटर्स थे, रजनी पालमे दत्ता जिनकी बुक थी इंडिया टुडे, और ए.आर. देसाई जिनकी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म थी। ओरिजिनली अगर हम बात करें, जो रजनी पालमे दत्ता की जो बुक है, ये लेफ्ट बुक क्लब जो कि इंग्लैंड में जो सबसे पहले पब्लिश की गई थी 1940 में, फिर ये इंडिया में 1947 में पब्लिश की गई थी। तो ओरिजिनली इसका जो ओरिजिन एरिया है वो इंग्लैंड ही था, वहाँ से ही ये मार्क्सिस्ट अप्रोच था। और इनकी बुक को बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, जो कि आगे हम बात करेंगे। और जो ए.आर. देसाई की बुक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये पब्लिश की गई थी 1948 में। जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है उनका नेशनलिस्टिक अप्रोच जो है जो होता था नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस का, वो सेम होता था। जैसे नेशनलिस्टिक जो हिस्टोरियंस थे वो कहीं ना कहीं एक आंतरिक विरोध होता था उनका, जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल होते थे इंडियन सोसाइटी का। और यहाँ पर जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे उनका जो अप्रोच होता था वो ये था कि वो प्रारंभिक विरोध करते थे जो कॉलोनियल मास्टर्स हैं, मतलब जो रूल कर रहे हैं, और जो लोग हैं, मतलब वो हमेशा बात करते थे लोगों के बारे में कि किस तरीके से जो रूल करने वाले हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन लोगों को। तो ये बात होती थी मार्क्सिस्ट में। नेशनलिस्ट में क्या होती थी, लोगों को यूनाइट करने की बात होती थी, लोगों के बारे में सोचा जाता था, लोग को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है इकोनॉमिक में, हेल्थ में, किसी तरीके से, सोशल तरीके से भी, वो सब जो है वो नेशनलिस्ट बताते थे। अब रजनी
पालमे दत्ता का अगर आप बात करते हैं तो इन्होंने ना एक तरीके से बैलेंस करने की सोची है कि चलो बैलेंस कर लेते हैं। इन्होंने जो हम बात करते हैं कि जो इम्पीरियलिस्टिक सोसाइटी है, ठीक है, और दूसरे में जो सेकेंडरी अगर हम बात करें हैं जो इनर कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, लोगों का, उसको बैलेंस किया है। सोसाइटी के क्लास के लोगों का जो सोसाइटी जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही है इम्पीरियलिस्टिक लोगों से, उसको बैलेंस करने का इन्होंने किया। इसीलिए जो है आरपी दत्ता की, ठीक है, आरपी दत्ता को क्रिटिसाइज़ भी किया गया है बाय सुमित सरकार। सुमित सरकार ने कहा कि ये ना एक सबसे सिंपलेस्ट वर्जन है मार्क्सियन क्लास अप्रोच का। तो ये जो है सुमित सरकार द्वारा आरपी दत्ता को क्रिटिसाइज़ भी किया गया है। अब हम बात करेंगे सब एल्टर्न हिस्टीरियोग्राफी के बारे में। यहाँ पर एम है पर आप इसे एन कर लीजिएगा, सब एल्टर्न, ओके। यहाँ पर मेनली बात की जाती है जब 1980 में जो है रंजीत गुहा थे, इनकी लीडरशिप में जो है ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। और यहाँ पर ना ये बात कही गई कि जितनी भी जो इंटायर ट्रेडिशन जो है इंडियन हिस्टोग्राफी का है, वो कहीं ना कहीं इलीट क्लास के लोग, जो बड़े लोग हैं, उन पर ही बेस्ड है, ठीक है। जो लोग हैं, जो पीपल हैं, जो आम लोग हैं, उनकी आवाज़ को जो है इग्नोर किया है। तो ये बात की जाती है सब एल्टन हिस्टोग्राफी में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।